हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिंपल स्टडी में आपका स्वागत है। और ये मार्च महीने की दूसरी वीडियो है। मार्च महीने का जो समसामयिक घटनाक्रम है उनका ये दूसरा वीडियो है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने वन लाइनर फैक्ट के रूप में जो जितने भी मार्च और फरवरी के लास्ट फरवरी और मार्च के जो तथ्य हैं उनके बारे में वन लाइनर में जाना है। उन्हीं में से जो कुछ तथ्य ऐसे हैं, कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनको हम डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि डिटेल से अगर हम पढ़ेंगे तो याद हमें रहेगा। तो शुरू करते हैं। ज़्यादा नहीं, 4-5 ही तथ्य हैं, लेकिन इनको डिटेल में जानना ज़रूरी है क्योंकि इनसे अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करेंगे। उत्तराखंड वन पंचायत संशोधन नियमावली को स्वीकृति। यानी उत्तराखंड की जो वन पंचायतें हैं, आपको मालूम होगा कि उत्तराखंड में ऐसा राज्य है जहाँ पर वन पंचायतें लागू है। तो जो 1931 में उत्तराखंड वन पंचायतों का गठन हुआ था, यानी ब्रिटिश टाइम पे ये हो गया था। क्योंकि वन पंचायतों के गठन के लिए उत्तराखंड वासियों ने काफ़ी वनों के संदर्भ में काफ़ी आंदोलन किए, जिसका परिणाम था कि वन पंचायतों का गठन हुआ। तो 1931 में हो गया। 1932 याद करने के लिए है कि एक साल बाद चमोली में वन पंचायतों का गठन, क्योंकि यहीं से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चमोली में वन पंचायतों का गठन कब हुआ। तो याद करने का यहाँ से ये रह जाएगा कि सबसे पहले 31 में होता है, तो 32 में एक साल जस्ट बाद चमोली में वन पंचायतों का गठन। एक तीसरा फैक्ट और याद कर लो कि 1985 में वन पंचायतों का गठन होता है। कहाँ पे? टिहरी में। टिहरी वन पंचायत गठन 1985 में। तो ये तो ज़रूरी फैक्ट हैं जो याद रखने हैं हमें। इसके बाद अब पढ़ते हैं कि जो ये बना हुआ जो वन पंचायत है, इसमें संशोधन हुआ है। यानी जो नियम कानून बने होंगे पहले से, उनमें क्या है, कुछ चेंजेस तो प्रकृति का नियम है, तो चेंज किया गया, उसमें कुछ संशोधन किए गए। तो कैबिनेट बैठक में वन पंचायतों को मजबूत, यानी जो उनको और आत्मनिर्भर बनाना है, उनको मजबूत करना है, तो वन पंचायत संशोधन नियमावली को स्वीकृति दी गई, जिसके तहत ब्रिटिश काल में वन पंचायतों के अधिनियम में संशोधन किया गया। तो वही बात है। डेट अगर याद रखना चाहे तो रख सकते हैं 14 मार्च 2024, क्योंकि पूछ सकता है कि कब ये वन पंचायतों को स्वीकृति दी गई। लेकिन मोस्टली दिमाग में ये रहना चाहिए कि मार्च का महीना है, बाकी महीना याद रह जाएगा तो क्लिक हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें संशोधन क्या हुआ वो याद रहना ज़रूरी है। तो इसमें कुछ भी बड़ा नहीं, 9 सदस्य, यानी पहले ये 7 सदस्य थी, अब क्या कर दिया, इनमें 9 सदस्य बना दिए गए। तो 9 सदस्यों में 2 सदस्य जोड़ दिए गए। तो 2 में से 1 को जोड़ दिया गया है ग्राम प्रधान को, यानी ग्राम पंचायत के जो प्रधान होते हैं उसको इसके साथ शामिल किया गया। और दूसरा सदस्य जो था वो है जैव विविधता कमेटी से एक नॉमिनेटेड सदस्य इसमें रहेगा। यानी जैव विविधता का जो कमेटी है स्टेट की, उसमें से एक सदस्य का नॉमिनेशन होगा। तो ध्यान ये रखना है सबसे ज़्यादा कि इसमें ग्राम पंचायत, यानी जो त्रिस्तरीय पंचायतें जो हमारी होती है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तो उसमें क्या हो गया कि वन पंचायतों में अब किसका प्रतिनिधित्व भी होगा, ग्राम पंचायतों का प्रतिनिधित्व भी होगा। तो जो काफ़ी अच्छा काम हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि ग्राम पंचायत प्रधान जी को इसमें शामिल किया गया, एक सदस्य जैव विविधता कमेटी से शामिल किया गया। अब इनके कार्य क्या क्या होंगे, तो इनके कार्य होंगे जड़ी बूटी उत्पादन, यानी जो जड़ी बूटी के उत्पादन से जो कार्य होंगे, गांव में वृक्षारोपण का कार्य होगा, गांव के आसपास जो जंगल होंगे, जल का संचयन करना होगा, कहीं तालाब बनाने या कोई योजनाएं जो जल संरक्षण से संबंधित होंगी वो उस पर भी ये कार्य करेंगे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये कि वनाग्नि रोकथाम, यानी जो वनों में आग लग रही है उसके रोकथाम के लिए भी ये कार्य कर सकती है वन पंचायत। और इको पर्यटन में भाग लेने को इनको अधिकार दिया गया। ठीक, इसके बाद देखेंगे हम कि यही बात है कि त्रिस्तरीय स्थानीय निकायों से जोड़ा गया और वन पंचायतों को वित्तीय अधिकार भी बढ़ा दिए, यानी जो उनका फाइनेंशियल बजट है उसमें भी थोड़ा बढ़ोतरी कर दी गई है।
अच्छा, दूसरी बात कि वन पंचायतों को एक अधिकार दिया गया कि अपराधियों से जुर्माना वसूलने का अधिकार इनको दिया गया। यानी अगर कोई वनों को हानि पहुंचाता है तो वन पंचायत क्या कर सकती है, उनसे जुर्माना वसूल कर सकती है। ठीक है, बाकी इसमें ये वही है कि 1931 से संचालित हो रही है और प्रथम उत्तराखंड ऐसा एकमात्र राज्य है जहाँ पर वन पंचायत प्रणाली लागू है। बाकी इसमें देखेंगे कि वर्तमान में ये दृष्टि से जो लिया गया 11,217 वन पंचायतें बताते हैं। परीक्षावाणी में शायद 12,167 है या 11,167 है, ऐसा कुछ है, लेकिन दोनों याद रख लेना। एक जगह 11,200 ये याद रख लेना, या दूसरा वाला 12,167 है, शायद 12,167। ठीक है, कंफर्म कर लेना एक बार, क्योंकि मेरे को इतना ही ध्यान आ रहा है। तो अच्छा, तो यही है कि इसमें 2 संशोधन हुए जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि एक ग्राम प्रधान और एक नॉमिनेटेड सदस्य जैव विविधता समिति से। अब दूसरे फैक्ट पे हम बात करते हैं कि जो काफ़ी चर्चित क्वेश्चन भी है उत्तराखंड के लिए, कि उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी। यानी मालूम है आपको, समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44 के अंदर में ये आता है, डीपीएसपी के तहत है। तो इसको उत्तराखंड में मंजूरी मिली। अभी ये मार्च के दृष्टि से इसको बनाया गया है, तो इसलिए इसको इस तरीके से मंजूरी में लिखा गया है। तो इसकी डेट याद करनी है 13 मार्च 2024, क्योंकि ये डेट आपसे इसलिए पूछी जाएगी कि राष्ट्रपति जैसे ही विधेयक को राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर हो जाते हैं तो वो कानून बन जाता है। तो 13 मार्च 2024 को उत्तराखंड में क्या हो गया, राष्ट्रपति जी हमारी द्रौपदी मुर्मू जी की मंजूरी मिल गई कानून को, और ये क्या हो गया, एक विधेयक के रूप में कानून बन गया। विधेयक अब क्या हो गया, कानून बन गया। तो ये डेट कब बना, तो ये डेट याद आपको रखनी है 13 मार्च 2024, 13 मार्च 2024। क्योंकि अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछना होगा तो ये डेट पूछ देगा, क्योंकि बाकी यही पूछेगा कि यूसीसी लागू करने वाला कौन सा राज्य है, तो हर कोई बता लेगा, लेकिन आपको डेट याद करनी है। ठीक, इसके बाद इसमें राष्ट्रपति जी की सहमति किस अनुच्छेद के तहत, तो ये भी याद कर लो 201 के तहत, क्योंकि ये पॉलिटी से आपको याद हो जाएगा। क्योंकि कोई भी विधेयक होता है तो जब भी राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाते हैं तो उसके बाद क्या हो जाता है, वो कानून बन जाता है। अच्छा, अभी एक नेक्स्ट तथ्य को देखेंगे कि उत्तराखंड में मोटे अनाज के किसानों की आय में वृद्धि। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात करी थी कि मोटे अनाजों में से मंडुआ एक ऐसा है कि जिसकी स्टडी में बताया गया कि इसके जो तने का रस है उससे क्या है, मानसिक रोग सही बोले तो उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। जो मानसिक बीमारी से लोग टेंशन से प्रभावित हैं उसको कम किया जा सकता है। तो मंडुआ भी आपका मोटे अनाजों में शामिल है। इसी तरह इस स्टडी में ये पाया गया कि उत्तराखंड में जो किसानों की आय है, मोटे अनाजों के किसानों की आय में वृद्धि हुई। यानी जो किसान मोटे अनाजों की पैदावार करते हैं उनकी आय में वृद्धि दर्ज करी गई। तो कितनी दर्ज करी गई ये आपको याद रखना है, 10 से 20%, 10 से 20% की इनकी आय में वृद्धि दर्ज हुई है। इसको ये कदन भी बोलते हैं। तो 2023 का जो वर्ष था वो यूएनओ का क्या था, मोटे अनाजों के लिए मोटे अनाजों का वर्ष था। तो कौन सा था, 2023, सॉरी मिस्टेक लिखा जा रहा, 2023। अच्छा, बाकी अब इसमें देखना कि सामाजिक और आर्थिक, इस अध्ययन से उत्तराखंड में कदन के उत्पादन, यानी कदन, आपको कहीं अगर कदन दिख जाए लिखा हुआ तो कदन का मतलब ये समझ लेना कि ये मोटे अनाज हैं, मोटे अनाजों की बात हो रही है, ज्वार बाजरा मंडुआ इस टाइप के। अच्छा, आर्थिक प्रभाव और विपणन चुनौतियों को एक अनुभवजन्य विश्लेषण है ये, यानी एक अनुभवजन्य विश्लेषण है। जो ये बात बताई गई है ये अनुभव के आधार पर विश्लेषण करके बताई गई है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं, ये जो स्टडी करी गई है 2100 से अधिक किसानों पर अध्ययन करके ये पाया गया है कि उनकी वृद्धि आय में
10 से 20% की इनकी वृद्धि दर्ज हुई है। अच्छा भाई यही है इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट कि कितना प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है इसमें कि सर्वेक्षण के नमूने यानी जो हमने उन्होंने सैंपल कलेक्ट करे होंगे वो कहाँ से कलेक्ट करे, तो इसमें से देखना है कि पिथौरागढ़ से लिए हैं और जोशीमठ और रुद्रप्रयाग और चमोली 4 स्थानों से ये सैंपल कलेक्शन किया गया है और उसके आधार पे ये बात बताई गई है। तो ध्यान रखना पिथौरागढ़, जोशीमठ आपका चमोली, रुद्रप्रयाग और चमोली, ठीक, यहाँ से ये लिए गए हैं। थोड़ा माइंड में रखना है कि यहाँ से ये सैंपल लिए गए हैं। अच्छा बाकी ये तो हमने अभी बात करी थी यूसीसी वाला, इससे आगे बढ़ेंगे। अच्छा एक ये वाला उत्तराखंड में 8,000 करोड़ की परियोजनाएं शुरू, ठीक है। तो 10 मार्च 2024 को पुष्कर सिंह धामी जी ने वर्चुअल माध्यम से 8,275 करोड़ की 122 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। तो बाकी आपको ध्यान इसमें नहीं रखना है क्योंकि इस तरीके से नहीं पूछा जाता है। बाकी आपसे जो पूछा जाएगा वो या इस तरीके से भी पूछा जाता है कि ऊर्जा विभाग द्वारा प्रीपेड मीटर योजना, इस तरीके से पूछा जा सकता है कि प्रीपेड मीटर योजना संबंधित है किससे, ऊर्जा से, ऊर्जा विभाग की है, ठीक है। या आपसे इस तरीके से इसको पूछा जा सकता है कि ऊर्जा प्रीपेड मीटर योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है, तो उत्तराखंड में हुई है। तो इस तरीके से भी इसको पूछा जा सकता है। बाकी इसमें भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है। अच्छा अब बजट पे जो बात बजट का देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है बजट का 89,000 करोड़ का जो ये बजट रहा, इसके बारे में देखेंगे। 27 फरवरी 2024 को उत्तराखंड राज्य ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 89,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, ठीक है। कितना था ये, अगर आपको डिटेल में देखेंगे 89,230.07, तो ये बजट है। इसमें से जो पिछले वर्ष का जो बजट है और इस वर्ष के बजट में यानी 22-23 का बजट और 23-24 का बजट और 24-25 के बजट के लिए 23-24 और 24-25 के बजट में कितना 15% की इसमें बढ़ोतरी थी। जो पिछले वर्ष कितना था, ये 77,407.08 करोड़ से लेके 15% की बढ़ोतरी इसमें दर्ज हुई है, ठीक है। बाकी वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड के आर्थिक विकास दर अगर देखते हैं तो 7.63। अच्छा और बजट में विकसित भारत के 4 स्तंभ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये याद रखने बहुत आवश्यक है। विकसित भारत बजट में क्या प्रावधान किया गया, ये आपको 4 स्तंभों की बात करी गई है। 4 स्तंभों में आपसे पूछा जाएगा कि उनमें से कौन सा नहीं है या इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन अगर दिए जाएंगे तो इनमें से कौन सा नहीं है पूछा जाए या इनसे पूछा जाए कि 3 नहीं होगा 1 होगा। तो इस तरीके से आपको देखना है। इसमें 4 चीज़ों की बात करी है। गरीब कल्याण, गरीब की बात करी गई है, युवा की बात करी गई है और किसानों की बात करी गई है और महिला की बात करी गई है। तो पहले तो आपको 4 चीज़ें ध्यान रखनी है। गरीब, युवा, किसान और महिला, इन 4 चीज़ों की इसमें बात करी गई है, ठीक है। अब इसके डिटेल में अगर आपको देखना है तो गरीबों के लिए जो योजनाएं थी 5,658 करोड़ रखे गए। इसमें जो प्रावधान किया गया बजट में गरीब कल्याण के लिए 5,658 करोड़ रुपए, जिसमें से क्या होगा कि आवास पहल है, घर बनाने वाला, खाद्यान्न वितरण का जो ये चल रहा है योजना, इसमें से मुफ्त
मुफ्त गैस रिफिल योजना। तो ये 3 गरीब कल्याण से संबंधित होगी। उसमें युवा बजट की बात भी करी गई है। तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय खेलों में आयोजन के लिए 1679 रुपीज़ का इसमें यानी करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बाकी सरकारी पहल पर खेती के लिए सेब की खेती को प्रोत्साहन दिया गया है। किसान पेंशन दिया गया है। मत्स्य विकास के लिए किसान केंद्रित भी है। और दूसरा इसमें महिला, चौथा इसमें महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाना इसमें शामिल किया गया है। अच्छा, लास्ट और अंतिम जो तथ्य होगा इस वीडियो का यह है, इसमें उत्तराखंड में नई हेली सेवा का उद्घाटन। नई हेली सेवा यानी हेलीकॉप्टर सेवा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बात करी थी कि देहरादून से और बेंगलुरु तक कौन सी सेवा किस कंपनी ने विमानन सेवा से शुरू करी थी, तो क्या था उसका नाम? विस्तारा। क्या था? विस्तारा। और ये पहले वाली वीडियो में हमने वन लाइनर फैक्ट में जाना था। तो इसमें उत्तराखंड की अगर हम हेली सेवा की बात करेंगे तो ये राज्य कनेक्टिविटी यानी राज्य की भीतरी कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए हेली सेवा का उद्घाटन किया गया। नई शुरू हेलीकॉप्टर सेवा हल्द्वानी को मुनस्यारी से जोड़ेगी। हल्द्वानी को मुनस्यारी, पिथौरागढ़ और चंपावत से जोड़ेगी। यानी हल्द्वानी जो शहर है वो पर्वतीय जो छोटे शहर है उनसे एक आपका मुनस्यारी से जोड़ेगी, पिथौरागढ़ से जोड़ेगी और चंपावत से जोड़ेगी। यह पहल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना का एक हिस्सा है जिसका उद्देश्य इन दूर दराज क्षेत्रों के बीच की दूरी को कम करना है। इसके बाद उत्तराखंड में चुनौतीपूर्ण के कारण, अच्छा वो ये है आपातकाल के टाइम पे अगर ये मतलब आपातकाल में ये जल्दी मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने के संदर्भ में इस तरीके की ये योजनाएं शुरू की गई है। और यह लॉन्च हाल ही में जॉलीग्रांट हवाई अड्डे पर एक नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन के बाद हुआ। ठीक है, आगामी हवाई मार्गों की भी घोषणा की गई है जिसमें देहरादून से अमृतसर, देहरादून से पंतनगर ये हवाई मार्ग की भी घोषणा करी गई है। तो ये अंतिम होगा इस वीडियो का। बाकी इसके बाद अच्छा ये देखना, देहरादून से अयोध्या इसमें घोषणा की गई है, देहरादून से अयोध्या हेली मार्ग।